मैं चंदन कुमार पांडे ऊषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत सेट 3 पाठ योजना संख्या 12 में 9वीं के व्याकरण में शामिल वाक्य विषय के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वाक्य के स्वरूप, उसकी विशेषताएं एवं वाक्य के अंगों के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने उपवाक्य तथा उसके दो प्रकारों को भी समझा था। आइए एक बार उन सभी तत्वों की पुनरावृत्ति कर पाठ को आगे बढ़ाएं। वाक्य की यदि परिभाषा की बात करें तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में यह जाना था कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। इनकी विशेषताओं को यदि हम देखें तो वाक्य की रचना शब्दों, जिनको हम पद भी कहते हैं, के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। इसके उदाहरणों पर यदि चर्चा करें तो यदि कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता हो। वहीं दूसरे उदाहरण में मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, यह एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः प्रकट हो रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने वाक्य के अंग के बारे में भी जाना था। संरचना के स्तर पर वाक्य के दो मुख्य अंग माने जाते हैं। पहला उद्देश्य, जिसे हम कर्ता भी कह सकते हैं, और दूसरा विधेय, जिसे हम क्रिया कह सकते हैं। उद्देश्य की यदि बात करें तो उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वहीं विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। आइए उदाहरणों से समझते हैं। उद्देश्य और विधेय, जैसे ये वाक्य हैं। पहला, मेरा भाई होशियार है, शीला अध्यापिका है, सुरेश ने पत्र लिखा। इन वाक्यों में यदि हम देखें तो उद्देश्य की परिभाषा के आधार पर हम उद्देश्य वाक्य का वह अंग मानते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब इन वाक्यों में से पहले वाक्य को यदि लें, मेरा भाई होशियार है, इसमें जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह है मेरा भाई। दूसरे में शीला अध्यापिका है, जिसके बारे में कहा जा रहा है अध्यापिका होने के बाद वो शीला है। तीसरे वाक्य में सुरेश ने पत्र लिखा। पत्र लिखने की बात किसके लिए है? सुरेश के लिए। तो इसमें जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य है। वहीं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, अर्थात मेरे भाई के विषय में क्या कहा जा रहा है? होशियार है। शीला के विषय में क्या कहा जा रहा है? अध्यापिका है। सुरेश के बारे में क्या कहा जा रहा है? उसने पत्र लिखा। आगे कभी कभी वाक्य में उद्देश्य प्रकट रूप से दिखाई नहीं देता। प्रकट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, हिडन वे से देख सकते हैं हम उसको, एक अदृश्य रूप में। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वाक्य है, वहाँ मत जाओ। अब इसमें तो हमने देखा कि वहाँ मत जाओ एक विधेय दिख रहा है, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो इसमें तुम
यदि हम पूछे वहाँ मत जाओ तो तुम वहाँ मत जाओ, हम इसी बात को कहते हैं वहाँ मत जाओ। तो यहाँ पे तुम अदृश्य रूप में दिखाई देता है। वहीं खाना खाइए, तो ये बात हम किसी को कहेंगे तो वो हम कहेंगे आप खाना खाइए। तो यहाँ पे आप और तुम नहीं होने के बाद भी इन वाक्यों का प्रयोग उसी आधार पर किया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में यदि देखें या दूसरे उदाहरण में, तो इसी प्रकार कभी कभी वाक्य में विधेय प्रकट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, कभी कभी उद्देश्य नहीं दिखाई देता, तो कभी कभी विधेय भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई पूछता है, कोई प्रश्न करता है, दिल्ली कौन गया है? तब उत्तर मिलता है एक शब्द में, मोहन या राम या सोहन। अतः उत्तर वाले वाक्य में पूरा वाक्य क्या बनता है? मोहन दिल्ली गया है। तो यहाँ पे उद्देश्य के माध्यम से भी हम अपने वाक्य को पूरा कर ले रहे हैं। वहीं उनमें ऊपर के उपरोक्त जो उदाहरण में है, वहाँ पर विधेय के माध्यम से भी अपनी बात को पूरा कर लेते हैं। तो इन दोनों आधार पे भी हम उद्देश्य और विधेय के रूपों का चयन कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछली कक्षा में वाक्यों के प्रकारों का विभाजन किया था, जिनमें हिंदी वाक्यों का विभाजन मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन तथा दूसरा रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन। 9वीं की कक्षा में वाक्य के प्रकार के पहले विभाजन, अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन एवं प्रकार में मुख्य रूप से 8 प्रकार माने गए हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा संकेतवाचक, पांचवा संदेहवाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां प्रश्नवाचक, आठवां विस्मयवाचक। विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। विधानवाचक वाक्य को कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों को पढ़कर उसमें किसी कार्य के होने का पता चले, या फिर यूँ कहें कि किसी कार्य के होने की सूचना मिले, ऐसी स्थिति में उस वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसको कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से इसे समझें। पहला उदाहरण, वह आया। जैसे कि परिभाषा में बताया गया है कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया या किसी कार्य के होने का पता चले या सूचना मिले, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उस आधार पर वह आया किसी कार्य के होने या किसी क्रिया के पूरा होने की सूचना मिलना जैसा है। वहीं दूसरा वाक्य, प्रधानमंत्री ने लाल किले से झंडा फहराया। ये भी उसी आधार पर किसी सूचना प्राप्त करने जैसा वाक्य है। इसी प्रकार से हम सभी वाक्यों को पढ़ते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार है, शीला अध्यापिका थी, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, सभा के नेता जी का भाषण सुना, सभा ने नेताजी का भाषण सुना, मोहन कल बाजार गया था, सुनीता पत्र लिखती है। हम देख सकते हैं इन सभी वाक्यों में किसी कार्य के पूरा होने का पता चलता है
या किसी कथन के बारे में हमें ज्ञात होता है। अतः ये सभी वाक्य विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। निषेधवाचक। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है। इन्हें निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। सामान्य रूप में हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न तथा मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से यदि हम निषेधात्मक या फिर नकारात्मक वाक्यों की बात करें तो ये वाक्य किसी कार्य के न होने या फिर पूरा न होने का बोध कराते हैं। आइए इसके उदाहरणों से इसे समझा जाए। पहला, वह नहीं आया। इस समय वर्षा नहीं हो रही है। मैं कुछ नहीं कर सका। वे बाज़ार नहीं गए। आप यहाँ न बैठें। घूमने मत जाओ। मैं आज नहीं जाऊँगा। छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोलता। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि सामान्य रूप में हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न तथा मत लगाकर उसे नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है, और अर्थ की दृष्टि से वैसे वाक्य जो किसी कार्य के न होने का बोध कराता हो, वैसे वाक्य को हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ये सभी वाक्य किसी कार्य के पूरा ना होने का बोध कराते हैं। वह नहीं आया, उसके नहीं आने की बात की जा रही है। इस समय वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा के नहीं होने की बात हो रही है। मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी कार्य को नहीं करने के लिए अपनी असमर्थता बताने के लिए प्रयोग हुआ है। वे बाज़ार नहीं गए, बाज़ार नहीं जाने के लिए यहाँ पे इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, आप यहाँ ना बैठे, घूमने मत जाओ, इसमें ना, नहीं, मत आदि शब्दों को लगाकर इस वाक्य को नकारात्मक वाक्य बनाया गया है। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से पहला विधानवाचक और दूसरा निषेधवाचक वाक्य के नियम एवं उसके उदाहरणों को हमने समझा।